हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीड के बारे में, सीड रेट क्या होता है और डिफरेंट सोइंग मेथड्स। तो आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस वीक से हमारे चैनल पे 2 न्यू कोर्सेज ऐड हो रही हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा है एग्रीकल्चरल। इसलिए अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इसमें वो है सीड। तो इन जनरल वर्ड में अगर हम बात करें तो सीड क्या होता है? सीड का मतलब होता है बीज, ठीक है। तो प्लांट सीड बनाता क्यों है, या फिर सीड का आगे का एप्लीकेशन क्या है? जो प्लांट है वो फ्रूट क्यों बनाता है? तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जनरेशन को आगे ले जाना चाहता है, इसीलिए जैसे अगर एक मैंगो का प्लांट है या फिर मैंगो का ट्री है तो वो सीड इसलिए बनाता है ताकि उसका अगर जनरेशन, जब वो मैंगो प्लांट मरे तो उसका जो जनरेशन है वो आगे की तरफ उस सीड से जर्मिनेट करे या फिर दूसरा उससे आगे क्या बने, प्लांट बने, ठीक है। तो सीड को हम कह सकते हैं कि एक रिप्रोडक्शन का क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्शन यूनिट है वो, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हर प्लांट में फ्लावर होता नहीं है, ठीक है, कि सीड का डेवलपमेंट किससे होता है? फ्लावर से होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है ये वाला चीज़, ठीक है। जो फ्लावर होता है उसमें जो फीमेल पार्ट होता है, यानी ये जो बीच में दिखा रखा है ग्रीन रंग से, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, ठीक है। और हमने 12th में पढ़ा था ट्रिपल फ्यूज़न के बारे में और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ये जो ट्रिपल फ्यूज़न होता है ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है और फिर सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सीड के अंदर होता है एम्ब्रायो। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो सीड क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट है प्लांट में, और उन प्लांट में सीड बनता है जिनमें क्या होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है। यानी अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, तो इनमें मोड ऑफ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सीड्स के थ्रू ही होगा। अब हम बात करते हैं कि फ्रूट क्यों बनता है। तो प्लांट फ्रूट हमारे लिए नहीं बनाता है, प्लांट फ्रूट बनाता है ताकि उसके अंदर सीड जो है वो नरिश्ड रहे। उस जब तक वो प्लांट से अटैच्ड है तो उसको क्या मिल रहा है, प्लांट से डायरेक्ट न्यूट्रिशन तो मिल रहा है। जब वो प्लांट से क्या हो जाएगा, फ्रूट या फिर सीड जब डीअटैच हो जाएगा तो वो कहीं पे ज़मीन पे गिरा होगा या फिर कहीं पे फील्ड में गिरा होगा, तो उसको जर्मिनेशन के टाइम पे जो न्यूट्रिशन चाहिए, अब बाहर का कंडीशन प्लांट से डीअटैच होने के बाद कैसा कंडीशन है, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो फ्रूट हेल्प करता है उसके नरिशमेंट के लिए, ठीक है। प्लांट में इंडोस्पर्म भी होता है, लेकिन वो इंडोस्पर्म बेसिकली जर्मिनेशन के टाइम पे हेल्प करता है। और जो हमारा फ्रूट होता है वो ऐसे इन जनरल जब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है उस टाइम पे जो फूड चाहिए वो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो अभी तक के बाद से यही चीज़ समझ में आया कि सीड क्या है, एक यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। तो एक जो प्लांट होता है वो 2 तरीके से प्रोपोगेट करता है, पहला सेक्सुअली जो कि मैंने बता दिया सीड से, और दूसरा एसेक्सुअली जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव मेथड्स, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, और भी हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के मेथड्स पढ़ रखे हैं। तो इनसे डिटेल नहीं जाते हुए बस जो चीज़ है याद रखने वाला कि सीड क्या होता है, फ्लावर से डेवलप हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर बाय डेफिनेशन अगर हम सीड का डेफिनेशन अगर हम देखें बायोलॉजिकली, अ सीड इज़ अ राइप फर्टिलाइज ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल क्या है, फीमेल पार्ट है, मतलब फीमेल का पार्ट है फ्लावर में, ठीक है। तो इसको फाइनल क्या बोलेंगे, इट इज़ अ यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सीड जो होता है उसका क्लासिफिकेशन वेरियस बेसिस पे है, लेकिन अगर हम कॉटिलिडन्स के बेसिस पे बात करें तो सीड 2 तरीके का होता है। फर्स्ट मोनोकॉट, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारे मोनोकॉट्स हो जाते हैं। और दूसरा है डाइकॉट्स, जिनमें 2 कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं। जैसे हम चना देखते हैं, कोई ग्राम देखते हैं, या फिर पीस देखते हैं, या फिर कोई लेग्यूम देखते हैं, उनमें क्या होता है, 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होता है। तो अगर हम एक सीड को देखेंगे तो उसके ऊपर पाया जाता है सीड कोट, ठीक है, जो बाहर से सीड को प्रोटेक्ट करता है। और सीड कोट के अंदर होता है कॉटिलिडन्स, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है किसके लिए, सीड के लिए, मतलब सीड मीन्स एम्ब्रायो के लिए जो आगे जर्मिनेट करेगा, ठीक है। और जो एम्ब्रायो होता है उसमें से डेवलप करता है रेडिकल और प्ल्यूम्यूल, ठीक है। रेडिकल जो है प्लांट का रूट सिस्टम का डेवलपमेंट करता है और प्ल्यूम्यूल जो करता है वो शूट सिस्टम का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। आई होप अभी तक की चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है सीड रेट। तो बेसिकली सीड रेट का मतलब क्या होता है? सीड रेट का मतलब हुआ कि हम पर यूनिट एरिया में कितने सीड्स को लगा रहे हैं। जैसे 1 हेक्टेयर एरिया में हमने कितने सीड्स को लगाया है,
तो ये जो कैलकुलेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सीड रेट कैलकुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, अगर हमें ये पता रहेगा कि हम पर हेक्टेयर या फिर पर यूनिट एरिया में इतना सीड लगा रहे हैं, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारे प्लांट्स कितने लगेंगे पर यूनिट एरिया में। प्लांट्स अगर हमें पता लग गया तो हम प्लांट पॉपुलेशन से हम निकाल सकते हैं कि उसके हमारे पूरे इस पर यूनिट जो एरिया है उससे प्रोडक्टिविटी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो इसीलिए सीड रेट जो कैलकुलेशन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट है इसमें, सीड रेट जो है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। मतलब जब हम सीड रेट को कैलकुलेट करते हैं किसी फार्म के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमने रो टू रो स्पेसिंग कितना रखा है, मतलब जो हम सीड लगा रहे हैं उनका वो हम किस में लगा रहे हैं, रोज़ में लगा रहे हैं, तो रोज़ टू रोज़ डिफरेंस कितना है। ठीक है, दूसरा कि हमने सीड टू सीड डिस्टेंस कितना रखा है, इस पर भी डिपेंड करेगा। जो बड़े सीड्स होंगे यानी जो, या फिर कह सकते हैं जो प्लांट जो ज़्यादा स्पेस लेते हैं, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। जब स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे तो वो कम सीड्स लग पाएगा उसी एरिया में। लेकिन अगर ऐसा प्लांट है जो एरिया कम लेता है, जैसे राइस हो गया, ठीक है, तो राइस प्लांट ज़्यादा लगा पाएंगे। अगर हम मेज बात करें तो मेज क्या होगा, कम लगेगा उस एरिया में, अगर हम एक एरिया को फिक्स मानते हैं तो कहने का मतलब है कि सीड रेट दो चीज़ तो पहले हो गया, स्पेसिंग बिटवीन द रोज और सीड टू सीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तीसरा चीज़ कि हमारा प्लांट पॉपुलेशन कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर हम उल्टा चलें कि प्लांट पॉपुलेशन अगर रिलेशन देखना चाहें तो सीड रेट अगर ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, प्लांट पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा। अगर सीड रेट कम होगा तो प्लांट पॉपुलेशन भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट आता है टेस्ट वेट पे भी डिपेंड करेगा। टेस्ट वेट क्या होता है, किसी भी क्रॉप का 1000 सीड का जो वेट होता है उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट वेट। ठीक है, तो ये चीज़ टेस्ट वेट पे भी डिपेंड करता है। और लास्ट है इसका जर्मिनेशन परसेंटेज। ज़रूरी नहीं है कि हम जितने भी सीड्स को लगा रहे हैं वो सारा सीड क्या करें, जर्मिनेट कर जाए। ठीक है, उसमें क्या होता है कि 80% ही सीड जर्मिनेशन मिला। इन जनरल देखते हैं तो कभी भी किसी भी क्रॉप का 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए डिफरेंट वेराइटीज़ देखी जाती है कि हाँ किसका जर्मिनेशन परसेंटेज ज़्यादा है। तो कहने का क्या मतलब है कि सीड रेट से हमें बहुत सारा चीज़ पता लग सकता है, प्रोडक्टिविटी के बारे में हम जान सकते हैं। और जो सीड रेट निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें हम देखेंगे कि ये सारे चीज़ का इफेक्ट होता है। मतलब जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, टेस्ट वेट कितना है, प्लांट पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, और सीड टू सीड डिस्टेंस या फिर रो टू रो डिस्टेंस कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम से दिखाया है कि अगर हम रो में प्लेस कर रहे हैं, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा प्लांट हम लगाएं कि जिसका स्पेसिंग मतलब जो प्लांट है वो ज़्यादा स्पेस लेता है तो और कम हो जाएगा इस रो में प्लांट। ठीक है, तो ये एक प्लांट से लेके दूसरे प्लांट का बीच जो डिस्टेंस है उसको हम लोग सीड टू सीड या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बोल रहे हैं। और ये जो रो के बीच में डिफरेंस है वो हम लोग बोलते हैं रो डिस्टेंस। तो सीड रेट का अगर हम फॉर्मूला देखें जो कि हम निकालते हैं केजी पर हेक्टेयर में, तो होगा प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर इंटू नंबर ऑफ हिल सीड्स पर हिल, मीन्स हम एक होल में कितना सीड डाल रहे हैं। ठीक है, इंटू टेस्ट वेट इंटू 100 बाई 1000 इंटू 1000 इंटू जर्मिनेशन परसेंटेज। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। इसको हम समझते हैं एक न्यूमेरिकल से। जैसे कैलकुलेट द सीड रेट ऑफ मूंग बीन फॉर सोइंग 1 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारा स्पेसिंग दे रखा है 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब रो टू रो डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अगर हम क्योंकि हम 1 हेक्टेयर में जानते हैं कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो हमको पहले निकालना होगा प्लांट पॉपुलेशन इससे। तो प्लांट पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एरिया बाई एरिया कवर्ड बाई ईच प्लांट। ठीक है, तो प्लांट के लिए का एरिया कैसे निकलेगा, उसका लेंथ, वो प्लांट लेंथ में कितना जगह खा रहा है, उसके ब्रेथ में कितना जगह खा रहा है। ठीक है, तो उसका एरिया निकालने के लिए L इंटू बी कर दो, यानी 30 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर इंटू 0.1 मीटर। तो कितना निकल गया हमारा 3,33,333 जो होगा वो टोटल प्लांट्स लगेंगे 1 हेक्टेयर एरिया में। ठीक है, हमारा जर्मिनेशन परसेंटेज भी दिया हुआ है। और एक है यहाँ पे प्योरिटी, अगर प्योरिटी भी दिया रहा है कि हाँ इतना परसेंट जो सीड है वो ज़्यादा ये प्योर है, तो मुझसे निकाल सकते हैं कि हाँ लंबे पौधे कितने होंगे, छोटे पौधे कितने होंगे। ठीक है, तो इतना डेप्थ में नहीं जाते हुए हमारा 1000 ग्रेन का वेट भी दिया हुआ है 36 ग्राम, यानी टेस्ट वेट भी दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूला को कंसीडर करो। और सारे हमने प्लांट पॉपुलेशन वाला निकाल लिया। नंबर ऑफ सीड हिल यहाँ पे नहीं दे रखा है तो हम 1 सीड पर होल मानेंगे। ठीक है, टेस्ट वेट हमारे पास दिया हुआ है और जर्मिनेशन परसेंटेज भी दिया हुआ है। तो हम जो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आया आंसर वो कितना है 15.34 kg पर हेक्टेयर। ये आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर हमें 1 हेक्टेयर लैंड में अगर हमें मूंग बीन लगाना है तो हमें 15.34 kg मूंग बीन सीड्स चाहिए।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा सोइंग मेथड्स। तो डिफरेंट सोइंग मेथड्स हैं, लेकिन हम टॉप 5 जो इंपॉर्टेंट सोइंग मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने टॉप यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, ये मैनुअली और मैकेनिकली दोनों तरीके से सीड सोइंग की जाती है। ठीक है, सीड सोइंग मेथड्स का मतलब क्या होता है कि हम सीड्स को मिट्टी में लगा किस तरीके से रहे, मतलब सीड को मिट्टी में लगाने का तरीका, ये होता है सोइंग मेथड्स, जिसमें हम मेन 5 मेथड्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि फार्मर जो होता है डायरेक्टली क्या करता है, सीड्स को क्या करता है, स्प्रेड करता था हैंड से लेके, जहाँ पे वो खड़ा होगा उससे दोनों डायरेक्शन में वो सीड्स को क्या करता है, स्प्रेड करता है। ठीक है, दूसरा है डिबलिंग। डिबलिंग में क्या करते हैं, हम होल करते हैं ज़मीन में। ठीक है, डिबलर्स के यूज़ से एक या तो स्टिक से ले सकते हैं किसी भी, मतलब उसको हम लोग डिबलर बोलेंगे, और फिर उसमें क्या करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीड्स है पर होल में डालते जाएंगे, ड्रॉप करेंगे, उसको कवर करते चले जाएंगे, जो कि मैंने सेकंड इमेज में दिखाया है। थर्ड जो है सोइंग बिहाइंड दी प्लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आगे हमारा जो प्लो है, अब वो मशीन वाला प्लो हो सकता है या फिर जनरल काउंटी प्लो हो सकता है। ठीक है, उस प्लो जो प्लो है वो मिट्टी में फर्रो बनाता जाएगा और पीछे से हम क्या करते जाएंगे, सोइंग करते जाएंगे। ठीक है, चौथा जो है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में क्या होता है कि हम ड्रिलर्स का यूज़ करते हैं, मैकेनिकल ड्रिलर्स का। ये जो बॉक्स देख रहे हो ना ऊपर में, इसमें हम लोग डालते हैं सीड्स को। ठीक है, और नीचे क्या है, यहाँ पे ये जो पूरा ड्रिलर में जो नीचे होता है, ये हमारा लगा होता है क्या कहते हैं, जो मिट्टी को काटेगा, जो फर्रो बनाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया हमारा ड्रिलिंग मेथड। और जो लास्ट है वो है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जो सीड्स को डायरेक्ट मेन फील्ड में नहीं लगाते हैं, हम पहले नर्सरी प्रिपरेशन करते हैं, प्लांट जब जर्मिनेट कर जाता है वहाँ पे सीडलिंग स्टेज तक, तब उसको ले आके मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। तो हम एक एक मेथड को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है हमारा ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है, रैंडम शो करना। ठीक है, कोई इसमें स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है। इसमें हम देखेंगे कि हाँ, इसमें फरोज बनाया जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं लाइन बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लाइन वाइज सोइंग करते हैं। लाइन इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें किसान को ये चीज़ फ़ायदा हो कि बहुत ज़्यादा जो सीड्स है वो बर्बाद नहीं हो। ठीक है, मैं लाइन बनाते हैं और उस पर स्प्रेड करते हैं, और जो लाइन में एक लाइन में जो सीड्स पड़ा है उसको वो यूज़ करते हैं और बाकी सीड्स को क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है इसमें हम क्या करते हैं, रैंडम शो करते हैं। तो अगर एक फार्मर एक जगह पे खड़ा है तो वो दोनों साइड, अब जो वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ क्या करता है, सोइंग करता है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड्स विद हैंड्स एंड यूजुअली डन फॉर मेनी क्रॉप्स। ठीक है, ये जो मेथड है वो बहुत सारे क्रॉप्स के लिए किया जाता है, लेकिन मेनली अगर हम बात करेंगे तो जो छोटे सीड्स होते हैं या फिर मीडियम साइज सीड्स होते हैं उनके लिए ही यूज़ किया जाता है। और जो बोल्ड सीड्स होंगे, जो बड़े साइज़ के सीड्स होंगे, उनके लिए ये चीज़ें नहीं की जाती है, क्योंकि वो सीड्स अगर ज़्यादा बड़े होंगे ना तो उसको हम ढक नहीं पाएंगे तरीके से, क्योंकि इसमें हम कोई ऐसा तरीका नहीं करते हैं जिसमें हम सीड्स को बहुत अच्छे से मिट्टी से ढकते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में हम क्या करते हैं, जनरली सीड को स्प्रेड किया, छोटे छोटे सीड्स को, और मिट्टी हल्के मिट्टी से उसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। ठीक है, जैसे किसके मदद से हम लोग इसको ये ढकेंगे, जैसे हमारा हो जाता है वुडन प्लैंक्स हो गया, या फिर काउंट्री प्लो जो होता है ना, उससे हम क्या कर देते हैं, उन सारे सीड्स को ढक देते हैं। ये जो है इंडिया में बहुत ही प्रोमिनेंट मेथड है सोइंग का, क्योंकि इसमें क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, इसमें बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा किसान को मेहनत नहीं करना पड़ता है, जो सीड्स हैं वो ईजिली, मतलब बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, तो ये मेथड तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली यूज़ तो होता है, क्योंकि ईजीएस्ट है, चीपेस्ट है, लेबर भी कम लग रहा है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं। जैसे क्या है, प्लांट पॉपुलेशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों, हमने सीड्स को क्या किया है, ऐसे ही फेंक दिया है। तो जहाँ पे जिस सीड को जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा ग्रोथ का, वो ग्रो कर जाएगा। हो सकता है जिस लैंड एरिया में जहाँ पे अच्छा न्यूट्रिशन हो, सारे वहाँ के प्लांट्स ग्रो कर जाएँ, जहाँ पे अच्छा नहीं है वहाँ पे ग्रो नहीं करें। ठीक है, अब हम सीड्स को फेंक रहे हैं तो लॉस ऑफ सीड्स भी होगा। जनरल अगर हम बात करें, एक तरीके से सीड को लगाते हैं तो हमारा सीड कम लगता है, और हम फेंक रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब सीड रेट वहाँ पे क्या होगा, ब्रॉडकास्टिंग के केस में ज़्यादा होगा। बिगर साइज ऑफ सीड्स के लिए नहीं होगा, मैंने पहले ही बता दिया। और जो रेट ऑफ जर्मिनेशन है वो 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि लैंड पे हर जगह पे रिसोर्सेज सेम नहीं होगा। ठीक है, तो 100% जर्मिनेशन भी नहीं होगा। और मान लो कहीं पे ज़्यादा प्लांट ग्रो कर गया तो वहाँ कंपटीशन की वजह से तो जो प्लांट ज़्यादा होंगे लेकिन वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे। हो सकता है जहाँ पे कम ग्रोथ कर रहा हो वहाँ पे अच्छे क्वालिटी के प्लांट उग जाए, निकल जाए। ठीक है, तो 100% जर्मिनेशन नहीं होगा, मतलब यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होगा। और हमने जो सीड्स हैं उनको प्रॉपर डेप्थ पे नहीं डाला है।
ठीक है, वो मिट्टी के ऊपर है, वो डेप्थ में अच्छे से मिट्टी, जब वो सीड जर्मिनेट करेगा तो मिट्टी में अच्छा पकड़ नहीं बना पाएगा, इसीलिए इसमें लेस एंकरेज होता है, मतलब जो सॉइल को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो अच्छी नहीं होती है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो भी ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है वो स्किल्ड पर्सन हो, ठीक है, कि वो उसमें भी अपना स्किल लगाए कि हमें किस तरीके से ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है। और जब भी ब्रॉडकास्टिंग हम कभी भी नहीं कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने सीड को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया है, तो स्पेसिफिक सीड फील्ड कंडीशन देख के ही ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि फार्मर सेंटर पे खड़ा हो जाता है, सेंटर इन द सेंस जहाँ पे खड़ा हो जाता है उसके राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्रिस क्रॉस, इसीलिए ब्रॉडकास्टिंग को हम लोग क्रिस क्रॉस सोइंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया कि जैसे क्या होता है, बड़े सीड्स के लिए नहीं होता है, ठीक है, तो बहुत छोटे सीड्स के लिए भी इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब उतने एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अगर एक मुट्ठी मान लो अगर सीड फेंक रहे हैं, बहुत छोटे सीड्स होंगे तो बहुत सारे सीड्स एक ही जगह फेंक जाएंगे, इसीलिए बहुत छोटे सीड्स के लिए हम क्या करते हैं, सैंड को मिक्स करते हैं उसके साथ में, सीड्स के साथ में, ठीक है। उससे क्या होगा कि हैंडलिंग में ईजी हो जाएगा, मतलब वन हैंड में हमारा बालू भी होगा और सीड भी होगा, तो हमारा सीड बर्बाद भी नहीं होगा और हम उसको क्या कर पाएंगे, वो एक तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हम सिसमम सीड को देखते हैं, बहुत छोटा होता है, तो 1:15 के रेशियो में हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब 1 रेशियो सीड और 15 रेशियो सैंड यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। और जब हम लास्ट में ब्रॉडकास्टिंग कर लेते हैं, जब सीड को फेंक देते हैं, छिड़क देते हैं अच्छे से, तो उसको हम आराम से कवर कर देते हैं काउंट्री प्लो या फिर वुडन प्लैंक से, जो कि मैंने बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड बहुत ईजी मेथड है और इसको हम लोग लाइन सोइंग मेथड कहते हैं। पहले क्या था, रैंडम सोइंग था, किधर भी सो कर दे रहे थे। अब इस लाइन सोइंग मेथड में क्या करते हैं, सीड को हम इंसर्ट करते हैं होल में डिजायर्ड डेप्थ पे, ठीक है। और जिस चीज़ से हम होल बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिबलर्स कहते हैं। तो वो डिबलर या तो कोई मशीन हो सकता है, ठीक है, मैकेनिकल डिबलर्स हो सकता है, या फिर हम स्टिक से भी कर सकते हैं। तो जो पुराने फार्मर्स हैं वो अभी भी स्टिक से करते हैं, और जो अपने मॉडर्न फार्मर्स हैं वो डिबलिंग मेथड अगर यूज़ कर रहे हैं तो मैकेनिकल डिबलर्स भी लेते हैं, ठीक है। और वो साथ साथ क्या करेंगे कि सीड डालने के बाद उस जो होल है उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे सॉइल से, ठीक है। ये जो मेथड है हम जनरली वहाँ करते हैं जहाँ का सरफेस क्या हो, प्लेन हो, या फिर जहाँ पे हम रिजेस एंड फरोज बना रहे हैं, मतलब अगर हम सीड लगाएंगे तो सिर्फ रिजेस के ऊपर लगाएंगे तो वही प्लेन सरफेस होगा, या फिर अगर हम रिजेस के ऊपर लगाएंगे तो वो भी प्लेन सरफेस होगा, ठीक है। ये जो डिबलिंग मेथड है ये बड़े सीड्स के लिए एप्लीकेबल है, जो कि एक डिसएडवांटेज था ब्रॉडकास्टिंग में, ठीक है, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, इसको सॉइल में हम होल करके कर रहे हैं, तो एक डेप्थ पे जाके उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा और सीड का भी बर्बादी नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेज का सीड हो गया, सॉरगम का सीड हो गया, कॉटन का सीड हो गया, इसमें हम डिबलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। जब प्लांट ग्रो करता है तो हम साथ साथ क्या करते हैं, इसमें अर्थिंग अप भी कर देते हैं डिबलिंग मेथड में। अर्थिंग अप क्या हो गया, जो स्टेम निकला है अभी तुरंत सीडलिंग का, उसके चारों तरफ मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि जो प्लांट अब ग्रो करेगा वो लेटर स्टेज तक क्या रहे, उसको अच्छा एंकरेज मिलता रहे, ठीक है। अब जो डिबलिंग मेथड हम पर होल 2 से 4 सीड्स डालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा सीड का जर्मिनेशन रेट भी अच्छा नहीं हो सकता, हमने जहाँ पे होल में डाला है वो सीड ही जर्मिनेट ना करे, इसीलिए जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छे से मेंटेन रखने के लिए, यूनिफॉर्मिलिटी मेंटेन रखने के लिए जो हमारा सीड जो है पर होल उसको मेंटेन रखते हैं, 2 से 4 सीड्स डालते हैं पर होल, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि अब हमने पूरे फील्ड में इस तरीके से क्या किया है, सोइंग किया हुआ है, तो यूनिफॉर्म यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, जो प्लांट पॉपुलेशन होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, जर्मिनेशन रेट होगा वो भी क्या होगा, बेटर होगा, और जो हमारा सीड लगेगा वो भी कम लगेगा, मतलब सीड का बर्बादी क्या होगा, वो बहुत कम होगा, ठीक है। और इफ़ इन केस मान लो इन फ्यूचर में अगर हम मान लो एक सीड डालते थे, तो अगर वो ग्रो नहीं किया तो वो जगह खाली रह जाएगा फिर मेन फील्ड में, तो अब उस टाइम पे अगर तुम दोबारा क्रॉप लगाओगे तो फिर वो एक्स्ट्रा टाइम लेगा, इसीलिए हम अगर 2-3 सीड अगर लगा देते हैं, अगर मान लो 2-3 भी जर्मिनेट कर गया, तो कहीं पे अगर फील्ड में कोई जगह खाली रह गया जहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हुआ, वहाँ पे हम उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है, हम बहुत छोटे सीड्स के लिए इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा जो टाइम है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। थर्ड जो हमारा मेथड है वो है सोइंग बिहाइंड प्लो। सोइंग बिहाइंड प्लो का मतलब क्या हुआ कि एक इंसान क्या है, प्लो करता जाता है, इंसान या फिर ट्रैक्टर चला लो या फिर एनिमल ड्रॉन जो कार्ट वगैरह हैं उनसे क्या करता है, प्लो करता जाता है, और दूसरा जो फार्मर है पीछे सोइंग करता चला जाता है, ठीक है। तो प्लो का फंक्शन क्या है, वहाँ पे वो फर्रो को बनाता चला जाएगा और उस फर्रो में क्या करता जाएगा, किसान सीड्स को छिड़कता जाएगा, ठीक है। ये दोनों मैनुअली भी होता है जैसे मैंने बताया, और मैकेनिकली भी यानी ट्रैक्टर्स के भी हेल्प से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फर्रो
जो है वो बनाया जा रहा है और जो किसान है वो सीड्स को डालते जा रहा है, ठीक है, मतलब ड्रॉप करता जा रहा है। तो इसमें हम साथ साथ क्या करते हैं, सॉइल को ओपन भी करते हैं, साथ साथ कवर भी करते चले जाते हैं। जैसे एक लाइन का फरो किसी मशीन से क्या किया गया या फिर मैनुअली क्या किया गया, ओपन किया गया, एक किसान ने इसमें सीड डाल दिया। अब जब जो फर्स्ट किसान है जब वो दूसरा रो जब करने जाएगा ना, जब दूसरा रो बनाने जाएगा, तो जो सेकंड रो का जो मिट्टी है वो फर्स्ट रो के ऊपर चला जाता है, यानी साथ साथ क्या होता है, सीड्स कवर भी होते चले जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लेबोरियस है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसको मैनुअली अगर हम करेंगे तो और ज़्यादा लेबोरियस हो जाता है, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो रेड ग्राम के केस में, काउपी और ग्राउंडनट यानी लेग्यूम्स में, और जो ग्राउंडनट है उनके केस में हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा मैकेनिकली, हर चीज़ मैकेनिकली करने जाए, यानी प्लो भी और जो हमारा सीड जो लग रहा है डाल रहे हैं वो भी अगर हम मैकेनिकली करने जाएं तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये स्टेप फास्ट हो जाता है, यानी जहाँ पे हम ओवरऑल सीड ड्रिल्स का यूज़ करने लग जाएं, ठीक है, तो वो फरो ही बनाएगा और सीड को स्प्रेड भी करता चला जाएगा, ठीक है। तो जो सीड ड्रिल्स होता है उसमें प्लो लगा होता है, प्लो का जो सेयर पार्ट होता है जो कि फरो बनाता है, और हॉपर जो है वो हेल्प करता है सीड को अच्छे से स्प्रेड करने में, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें जो सीड्स होंगे एकदम फरो जो है एकदम एक लेवल पे कट लगाएगा, तो हमारा डिज़ायर्ड डेप्थ मिलेगा सीड के लिए, ठीक है। और उसको तरीके से हम क्या कर पाएंगे, आयरन प्लैंक से उसको हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम कवर भी करते चले जाते हैं। और लगभग हर तरीके का इसमें हम सीड लगा सकते हैं एक्सेप्ट वेरी स्मॉल सीड्स, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है ड्रिल सोइंग या फिर ड्रिलिंग, ठीक है। ये एक है जो एक सिमिलर मेथड है डिबलिंग से। इसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें हम सीड को होल में ड्रॉप करते थे, ठीक है, ड्रिलर्स के हेल्प से हम ये करते थे, होल बनाते थे, या फिर मैनुअली होल बनाते थे, उसमें सीड को ड्रॉप करते थे, ठीक है। लेकिन ड्रिलिंग में क्या होता है, हम सीड्स को क्या करते हैं, एक डेफिनिट डेप्थ पे क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, और साथ साथ ही क्या कर देते हैं, सॉइल को कॉम्पैक्टली कवर कर देते हैं, ठीक है। इसमें भी हम सीड ड्रिल्स का यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि सोइंग जो है वो हम इंटर क्रॉप में भी कर पाएंगे। इंटर क्रॉप मतलब हमारा एक क्रॉप लगा हुआ है, ठीक है, जैसे हम सीरियल्स के साथ अगर लेग्यूम लगा रहे हैं, अगर पूरे फील्ड में सीरियल लगा हुआ है और जो प्लांट के बीच का जो स्पेस है वहाँ पे अगर हम कुछ लगाना चाहते हैं तो ये सोइंग मेथड हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिलर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, वहाँ पे ड्रिल कर लेंगे और वहाँ पे हम लाइन टू लाइन सीड को लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, ये जो मेथड है वो मोर टाइम टेकिंग है, एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी क्या है इनिशियल वो ज़्यादा करना पड़ेगा। और जो हमारा लास्ट मेथड है वो है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग जो मेथड है वो सबसे पहले इसमें हम करते क्या हैं कि डायरेक्ट सीड को हम डायरेक्ट मेन फील्ड में नहीं लगाते हैं। इसमें हम नर्सरी में प्लांट को रेज़ करते हैं सबसे पहले, और फिर उसको मेन फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये जो इनिशियली अगर देखें तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। फार्मर को बहुत बड़े फील्ड पे काम नहीं करना पड़ता है। क्यों? जो हमारा ट्रांसप्लांटेशन जो प्रोसेस है, जो हम नर्सरी प्रिपेयर करते हैं, तो जो टोटल लैंड का एरिया है, यानी अगर 1 हेक्टेयर बात करें, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर हम बात करें, उस लैंड का सिर्फ हमें 10% जो लैंड है वही नर्सरी में हमें बनाना पड़ता है। मतलब फार्मर को इनिशियल डेज से पूरे फार्म में मेहनत नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो इनिशियली तो कॉस्ट इफेक्टिव, लेस एफर्ट लग रहा है, ठीक है, स्मॉल एरिया में कर ले रहे हैं, लेस टाइम भी लग रहा है। लेकिन इसका यही है कि बाद में सेम काम को उन्हें दोबारा करना पड़ेगा, मतलब पूरे मेन फील्ड में उनको काम करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, बाद में लेटर स्टेजेस में देखते हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इस मेथड का फ़ायदा क्या है कि जो हमारा मेन फील्ड में मैनेजमेंट था वो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि जब हमने सीड लगा दिया पूरे मेन फील्ड में तो पता नहीं ग्रोथ कैसा होगा, कैसा कंडीशन है, वहाँ पे पेस्ट इन्फेस्टेशन की वजह से सीडलिंग ही ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन हमने नर्सरी में क्या किया, उसको अच्छे से रेस कर लिया है, अब उसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो प्रॉपर क्या करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन ये मेथड जो है इसका डिसएडवांटेज यही है कि हम सारे क्रॉप्स के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेनली हम ट्रांसप्लांटिंग अगर देखते हैं तो फिंगर मिलेट के लिए देखते हैं, राइस में तो बहुत पॉपुलर है ये मेथड, ठीक है। फ्लडिंग करके हम वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ ही क्रॉप्स हैं जिनके लिए हम ये ज़्यादा बेसिकली ट्रांसप्लांटिंग मेथड यूज़ करते हैं। हाँ, बहुत सारे वेजिटेबल्स भी हैं जिनके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ट्रांसप्लांटिंग मेथड का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम हर क्रॉप्स के लिए ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक और पॉइंट आता है ट्रांसप्लांटेशन सॉक। ट्रांसप्लांटेशन सॉक क्या है, इसमें जो सीडलिंग है वो ग्रोथ नहीं शो करता है, ठीक है। जब हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं सीडलिंग को तो ग्रोथ शो नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है, जो रूट का जो उसका इन्वायरमेंट था नर्सरी में वो चेंज हो जाता है, तो प्लांट को शॉक लग जाता है कि एकदम से उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया और वहाँ पे ग्रोथ क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा
नर्सरी का जो टाइम है वो उसको हम लोग मानते हैं कि 1/4 ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द क्रॉप। कहने का मतलब है अगर कोई क्रॉप 3 मंथ का है यानी 12 वीक्स का, ठीक है, तो 12 वीक में हमारा 4 वीक जो होगा, 12 वीक में जो हमारा 3 वीक जो होगा उसको हम नर्सरी में रखेंगे और बाकी का टाइम हम ट्रांसप्लांट करके रखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन स्टॉक में क्या होता है कि जैसे हम नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, तो जो ग्रोथ होता है सीडलिंग का वो एकदम से रुक जाता है। ठीक है, अगर वहाँ पे उसका प्रॉपर केयर नहीं करेंगे इनिशियल स्टेजेस में, तो फील्ड में ही क्या हो जाएगा, वो जो सीडलिंग है वो मर जाएगा। और हमने देखा भी है कि जो होता है सीडलिंग जो होता है या तो ड्राइंग हो जाता है उसमें कंप्लीट और वो वहीं पे मर जाता है, या फिर वो उसका ग्रोथ ही नहीं हो पाता है। इसीलिए थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस में उसका प्रॉपर केयर देना बहुत ज़रूरी होता है। इसका एडवांटेजेस मैंने बता दिया है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेस एफर्ट है, इनिशियली स्मॉल एरिया में काम किया जा सकता है, टाइम टेकिंग भी इनिशियली बहुत कम है, और जो मैनेजमेंट है मेन फील्ड में उसका हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये लेक्चर सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम्हें वहाँ पे ही मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून। मैंने बता दिया कि ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। और मैं साथ साथ फिर से बता दूं कि नेक्स्ट वीक से, यानी जो अपकमिंग वीक है मंडे से, हमारे 2 कोर्सेज़ और ऐड हो रही हैं हमारे चैनल पे। फर्स्ट है IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और दूसरा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। अगर किसी को इस वीडियो की PDF चाहिए या फिर PPT चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे जाके उसे डाउनलोड कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।